इस सत्र के स्पीकर आदरणीय डॉक्टर हिमांशु द्विवेदी सर उपस्थित हैं। सर समय समय पर यहाँ हमारे बीच उपस्थित रहते हैं। मैं आदरणीय यशोधन वजे सर को आमंत्रित करता हूँ कि सर का संक्षिप्त परिचय सबके साथ साझा करें। वजे सर। सभी को नमस्कार। आज का जो ये औपचारिक सत्र, पहला सत्र, क्योंकि पहले सेशन उद्घाटन सत्र में हम सब ने इंट्रोडक्शन और आइस ब्रेकिंग किया, उसके बाद जो ये पहला सत्र है उसे लेने के लिए हमारे बीच में मौजूद हैं आदरणीय डॉक्टर हिमांशु द्विवेदी जी। मैं चाहता हूँ आप करतल ध्वनि से सर का स्वागत करें। डॉक्टर हिमांशु द्विवेदी जी यहाँ पर ग्वालियर में जो राजा मानसिंह तोमर कला एवं संगीत विश्वविद्यालय है उसमें ड्रामा एंड थिएटर इस विभाग के विभागाध्यक्ष हैं और ग्वालियर बुंदेलखंड के धरती से सर जुड़े हुए हैं। बहुत सक्रिय है रंगमंच के क्षेत्र में और एक बहुत युवा प्रोफेसर है, लेकिन एक सुदीर्घ अनुभव भी सर के साथ है और बहुत ही सक्रिय, केवल ग्वालियर नहीं बल्कि देश भर में अनेक विश्वविद्यालयों में सर स्पेशल गेस्ट प्रोफेसर के रूप में अपनी सेवाएं देते रहते हैं। यहाँ जीट ग्वालियर में भी जब भी हमें इस विषय पर, खासकर थिएटर से संबंधित विषय पर जब भी हमें कुछ वर्कशॉप या कुछ ट्रेनिंग करवानी होती है तो हम सर को जरूर याद करते हैं और पिछले लगभग 3-4 वर्षों से नियमित तौर से जीट ग्वालियर में अतिथि वक्ता के तौर पर सर हमें लाभान्वित करते हैं अपने सेशन से। तो ऐसे एक बहुत अनुभवी, साथ ही बहुत युवा और ऊर्जा से भरपूर, आप जब उनका सेशन अटेंड करेंगे तो आपको खुद महसूस होगा कि जो इंटरेक्टिव सेशन की या एक्टिविटी बेस्ड सेशन की या प्ले वे मेथड की जो हम बात करते हैं या जॉयफुल लर्निंग की जो बात करते हैं वो सर के सेशन में मूर्त रूप में दिखता है। मैं जीट ग्वालियर की ओर से सर आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। इस कोर्स में हमारे साथ, आपके साथ जो बैठे हुए हैं मिस्टर अरुणेश वैश्य जी, वो भी हमारे साथ HM केंद्रीय विद्यालय गोमती नगर लखनऊ से संसाधक के रूप में है। एक मैं संसाधक हूँ और साथ में मेरे साथी जो अभी यहाँ जीट ग्वालियर में श्री JP सिंह जी हैं, आप परिचित हैं। तो मैं सर को बताना चाहूँगा, ये हमारे सारे प्राइमरी टीचर्स हैं सर, 40 लगभग PRTs हैं जो मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश, मतलब हमारे जो 5 संभागों से आए हुए प्रतिभागी हैं और ये 5 दिन की वर्कशॉप है। तो एक बेसिक आइडिया कि क्या एजुकेशन में थिएटर का और सिनेमा का क्या रोल है और क्या यूज है, एक बेसिक कॉन्सेप्ट समझने के लिए मैं सर को यहाँ पर आमंत्रित करता हूँ। अधिक समय नहीं लेता, सर से निवेदन करता हूँ कि सर अपना सेशन शुरू करें। सर डॉक्टर हिमांशु द्विवेदी जी। केंद्रीय विद्यालय संगठन आंचलिक शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान के डायरेक्टर परम आदरणीय डॉक्टर अनुराग यादव जी, इस कोर्स के कोऑर्डिनेटर आदरणीय सर श्री JP सिंह जी, माननीय आदरणीय यशोधन वजे जी और अरुणेश विश्व जी जो गोमती नगर लखनऊ से पधारे हुए हैं, एवं इसके अलावा सभी शिक्षक वृंद, आपको मेरा प्रणाम। मैं अपनी बात प्रारंभ करूं क्योंकि रंगमंच के विद्यार्थी हैं और रंगमंच एक डायरेक्ट मीडियम है, तो मैंने अपने पूरे सेशन को, क्योंकि ये बहुत प्रसन्नता का विषय है, सबसे पहली बात तो ये है कि पूरी की पूरी 5 दिन की जो कार्यशाला है वो रंगमंच पर है। और रंगमंच में सबसे महत्वपूर्ण चीज ये होती है, अगर हम रंगमंच के कंसेप्ट को समझें तो जीवन एक रंगमंच है और हम सब उसकी कठपुतलियां हैं। किसी ने कहा है, शेक्सपियर ने कहा है। वास्तव में देखा जाए तो बच्चा जब जन्म लेता है तब से लेकर मृत्यु पर्यंत तक वो अभिनय करता है। हम सब अभिनय करते हैं। इससे पहले मैं घर था तो मेरा पत्नी के प्रति मेरा व्यवहार अलग था, मेरे बिटिया के प्रति मेरा व्यवहार अलग था, और यहाँ बिल्कुल मेरा बॉडी लैंग्वेज, भाषा, शब्द सब बदल गए। तो नाट्यशास्त्र बहुत महत्वपूर्ण ग्रंथ है, उसमें कहते हैं कि न तत् ज्ञानम न तत् शिल्पम न सा विद्या न सा कला नासो योगो न तत्कर्म नाट्यस्मिन् यन्न दृश्यते। अर्थात ऐसा कोई ज्ञान, ऐसा कोई कर्म, ऐसा कोई शिल्प, ऐसी कोई विधा, ऐसा कुछ भी नहीं है जो नाटक में समाहित ना हो। मतलब अभिप्राय यह है कि आप जिन भी विषयों से हैं उन सबका समाहन, उनका सबका समन्वित रूप रंगमंच है, क्योंकि रंगमंच कला का एक समग्र रूप है। तो संपूर्ण सेशन को मैं लगभग 3 पार्ट में डिवाइड करता हूं। मुझे 2 सेशन दिए गए हैं, एक दिन बाद है शायद, तो वो शुद्ध रूप से हम प्रयोग पर करेंगे।
लेकिन आज के सेशन को हम 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं। पहला ओवरव्यू ऑफ थिएटर, क्योंकि आप लोग रंगमंच से तो नहीं है, एक बार किस विषयों से थोड़ा सा बता दीजिए। हिंदी से है, संस्कृत, प्राइमरी टीचर है सर। प्राइमरी टीचर है सर, तो सारी विधाओं को आप लोग पढ़ाते, तो स्वाभाविक बहुत बढ़िया बात है ये, है ना। तो हमें लगभग संपूर्ण विधा को जानना पड़ेगा। तो मैं ओवरव्यू लगभग 15-20 मिनट, ओवरव्यू थिएटर क्या है और थिएटर के कौन कौन से टूल्स होते हैं, कौन कौन सी शैलियां होती हैं, उन पर चर्चा करेंगे। उसके बाद रंगमंच और शिक्षा आपस में कैसे अंतर्निहित हैं, इनका कैसे हम माध्यम से प्रयोग करके बहुत आकर्षक रोचक बना के हम पढ़ा सकते हैं। लगभग मैं 25 साल से रंगमंच कर रहा हूँ। ऑल ओवर इंडिया में इसकी कार्यशालाएं होती हैं और मुझे आपको बताकर ये प्रसन्नता है कि मध्य प्रदेश शासन की राज्य शिक्षा केंद्र का पूरा जो ऑनलाइन प्रसारण एक हो रहा है, जिसमें कक्षा 1 से लेकर कक्षा 5 से लेकर कक्षा 8 और 11 तक के बच्चों को हम प्रशिक्षण प्रदान कर रहे हैं पिछले 1.5 साल से, और वो मध्य प्रदेश के पूरे बच्चों के लिए किया जाता है कला से समृद्ध शिक्षा के रूप में। तो ये बहुत महत्वपूर्ण चरण है जब से एनईपी न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई है। तो क्योंकि एक नया परिवर्तन है, तो इसके लिए आप सब बहुत भाग्यशाली हैं, हम सब बहुत भाग्यशाली हैं। और तीसरा चरण हम रखेंगे कुछ प्रयोग का। वैसे एक दिन बाद मेरा सेशन रहेगा, वो विशुद्ध प्रयोग पर रखेंगे, मतलब कौन कौन सी एक्सरसाइज हम खुद करें और बच्चों को कराएं, और उसके बाद हम ड्रामा तैयार करें। और या आपके जो भी चैप्टर है, बड़े भाई साहब कहानी है या कोई कविता है या कुछ है, उसको हम कैसे नाटक में परिवर्तित करके वो उनके तक संप्रेषित हो जाए, उनको कठिनाई हो ही ना, उनको ऐसा लगे कि हमने कुछ पढ़ा ही नहीं और जबकि सब कुछ आ गया। तो प्रारंभ करता हूं ओवरव्यू ऑफ थिएटर से। पुनः आपका वंदन। जैसे ही हम ये शब्द सुनते हैं नाटक, नाटक या रंगमंच, आपने अक्सर ये शब्द सुना होगा। मूल रूप से दोनों शब्द अलग अलग है। जब आप काव्य की धाराओं की बात करते हैं, काव्य की 2 विधाएं हैं, गद्य और पद्य, तो गद्य के अंतर्गत आपका नाटक आता है। तो मूल रूप से जो स्क्रिप्ट होती है, कहानी होती है, वो मूल रूप से नाटक होता है। और वो गद्यात्मक हो सकता है, पद्यात्मक हो सकता है, पोइटिक हो सकता है, ओपेरा फॉर्म में हो सकता है, गीत नाट्य हो सकता है, नृत्य फॉर्म में हो सकता है। जैसे 1-2 उदाहरण दे देता हूं आपको। मोहन राकेश का आधे अधूरे, तो वाचिक प्रधान ज्यादा है। फिर एक बार फिर से वही शुरुआत, मैं नहीं जानता आप क्या सोच रहे हैं, एक संवाद है, राइम है, लेकिन अंदर राइम है। दूसरी तरफ हमने एक नाटक पढ़ा हुआ, आप लोगों ने सुना होगा, अंधायुग। टुकड़े टुकड़े हो बिखर चुकी मर्यादा, दोनों पक्षों ने कुछ खोया है, कौरव ने कुछ कम, पांडव ने कुछ ज्यादा। है संवाद ही, लेकिन पद्यात्मक है। इसी तरह से अगर ओपेरा शैली में चले जाते हैं, जैसे नौटंकी है, रामलीला है, रासलीला है, बुंदेलखंड का स्वांग है, या हरियाणा का सांग है, राजस्थान का ख्याल है, गुजरात का भवाई है, तो उसमें एक शैली राधेश्याम कथावाचन शैली आपने सुनी होगी बचपन में, रामलीला देती होगी। तो उसमें कहते हैं, किसने समुद्र में जल फेंका, किसने किया है पाप, कितने तुझे पैदा किया, कौन है तेरा बाप। है पूरे राइम में, और एक ही संवाद को रामायण में हम ही करते हैं। तो ये अलग अलग से धाराएं बनती है। इसी तरह से आप अगर दक्षिण भारत की तरफ चले जाएं, तो वहां नृत्य की प्रधानता थोड़ी ज्यादा हो जाती है, और आप फॉर्म देखते होंगे, कुडियट्टम, कथकली, यक्षगान या अंकिया नाट असम में, तो ये नृत्य प्रधान ज्यादा है। तो आप देखेंगे उत्तर भारत का जितना बेल्ट है वो वाचिक प्रधान ज्यादा है, वहां पर गीतों की प्रधानता ज्यादा है। वो जितनी फॉर्म है ड्रामा की, वो सब ओपेरा है। और दक्षिण भारत की जितनी फॉर्म है वो सारी की सारी नृत्य प्रधान है, उसमें डांस प्रमुखता से है। इसके बाद अगर आप थिएटर के कंसेप्ट को समझे तो हम 3-4 दृष्टि से समझ सकते हैं। एक मैं शब्द और बताना, एक तो ड्रामा की, नाटक की बात कर ली, दूसरा है रंगमंच। रंगमंच मूल रूप से थिएटर बोलते हैं। थिएटर ग्रीक वर्ड थिएटरॉन से मिला है, जिसका अर्थ होता है जो दिखाई दे, या बेसिकली दर्शकों के बैठने का स्थान। तो आप देखेंगे जहां भी आप अगर गूगल पर टाइप करेंगे थिएटर या थिएटर, तो आपको सिनेमा के ऑडिटोरियम आ जाते हैं, लेकिन वो मूल रूप से रंगमंच है। रंगमंच का अभिप्राय ये है जहां पर जीवन के विविध रंगों को हम प्रदर्शित करें। अब मंच है उसका मूल अभिप्राय, नाटक नहीं है। मतलब इस मंच, ये भी एक प्रकार का रंगमंच है, ये भी एक प्रकार का प्लेटफॉर्म है। इधर हम कहानी का मंचन करेंगे तो कहानी का रंगमंच हो जाएगा, अगर नाटक का रंगमंच करेंगे तो नाटक का रंगमंच करेंगे, और कविता का अगर मंचन कर देंगे तो कविता का मंचन। यहां तक कि आजकल तो संगीत, नृत्य, चित्रकलाओं का मंचन होने लगा है। संगीत चूंकि ललित कला है, प्रदर्शनकारी कलाओं में नाटक और आपका सिनेमा या फिर आपका थिएटर और नृत्य आता है। नाटक और रंगमंच के बाद अब हम बढ़ते हैं इनके इतिहास की तरफ। तो एक इनकी उत्पत्ति संबंधी 2 अवधारणाएं हैं, एक भारतीय और एक पाश्चात्य। भारतीय अवधारणाओं को हम 4 श्रेणियों में विभक्त कर सकते हैं। पहला है संस्कृत नाटक, ये लगभग 200 से 400 ईसा पूर्व के समय काल रहा।
जब भारत में संस्कृत रंगमंच बहुत प्रचुर मात्रा में हो रहे थे, जिसमें प्रमुख रूप से भास, कालिदास, शूद्रक, विशाखदत्त, मुद्रा राक्षस, भावभूति इत्यादि प्रकार के नाटककार, और लगभग 5वीं से 7वीं शताब्दी का जो टाइम पीरियड है वो गोल्डन एरा ऑफ क्लासिकल इंडियन ड्रामा है। मतलब चौथी से लगभग 7वीं शताब्दी तक संस्कृत नाटक बहुत हुए, लेकिन उसके बाद फिर इनका पतन हुआ, बाहरी आक्रमणकारी आए, उनके कारण राज्याश्रय विलुप्त हुए। राज्याश्रय के कारण कलाएं, विशेष रूप से संस्कृत नाटक जो हो रहे थे क्योंकि राजाओं के अधीन थे, तो उनमें कमी आई। तो उसके बाद एक रंगमंच जो लगातार उसी समय से चल रहा था लेकिन अस्तित्व में आया, वो है लोक रंगमंच। लोक रंगमंच को भी हम 4 श्रेणियों में डिवाइड करते हैं। पहला है संस्कृत नाटकों के पतन के बाद, तो इसमें मूल रूप से एक लोक नाटक का नाम आता है जो है केरल का कुडियट्टम। केरल के राजा कुलशेखर वर्मन थे जिन्होंने 10वीं शताब्दी में संस्कृत के नाटककार भास के नाटकों का मलयालम में अनुवाद किया और एक नई विधा प्रचलित की जिसका नाम है कुडियट्टम। तो अगर आप कुडियट्टम फॉर्म आप यूट्यूब पर भी अगर देख लेंगे या आपने देखी होगी, तो है वो लोक नाट्य, लेकिन उसका स्वरूप बिल्कुल क्लासिकल इंडियन ड्रामा जैसा है। मतलब उसमें वाचिक अभिनय हो, आंगिक हो, यहां तक कि 6 घंटे तो उसका मेकअप होता है, और किस कलर किस कैरेक्टर को देना है, रावण को कौन सा रंग जाएगा, राम को कौन सा जाएगा, सुपर्णखा को कौन सा जाएगा, एक एक रंग निर्धारित है। तो है लोक, लेकिन मूल रूप से वो शास्त्रीय है। दूसरा दौर आता है 1500 से 1650 के बीच, भक्ति आंदोलन। आप सबने पढ़ा होगा, भक्ति आंदोलनों में मूल रूप से यह चरण आता है कि जो मूल रूप से क्या हुआ कि आक्रमणकारियों के कारण और सनातन धर्म की कुछ कुरीतियों के कारण बहुत सारे धर्म सनातन धर्म से निकले, और वो रीजनल जो धर्म से, जैसे सिख धर्म हुआ या जैन धर्म हुआ, वो अपने धार्मिक प्रचार भी क्षेत्रीय भाषाओं में करने लगे। तो धीरे धीरे सनातन में जब कमी आई तो ब्रिज मंडल में बहुत बड़ा समागम हुआ, जो ब्रिज अंचल में, और सभी साधु वैष्णव मतावलंबी, रामानुजाचार्य, निम्बकाचार्य, बल्लभाचार्य, ये सब इकट्ठे हुए और यहां ये डिसाइड किया गया कि हम जो हमारे ईश्वर के अवतारों की कहानियां हैं वो लोक नृत्य, लोक संगीत, लोक नाट्य और लोक साहित्य में डालें। और परिणाम ये हुआ कि जितने भी आप कोई भी लोक नाट्य देखें, एक बहुत सरल तरीके से समझाने की बात कर रहा हूं, जो भी लोक नाट्य, लोक नृत्य या लोक संगीत देखें जिसका विषय धर्म हो, राम कृष्ण या कोई देवी अनुष्ठान से संबंधित, उसका दौर 1500 से 1650 है। विशेष रूप से रामलीला, रासलीला, यात्रा, यक्षगान, ये सारे उसी समय के हैं। तीसरा फिर एक लोक नाट्य का चरण आता है जिसको बोलते हैं आंचलिक लोकनाट्य। आंचलिक लोकनाट्य लगभग होता है 1650 से 1800। इस समय तक अंग्रेज आ चुके थे भारत में, अंग्रेजी थिएटर का प्रभाव आ चुका था। अंग्रेजी थिएटर मतलब जो अंग्रेजों के द्वारा जैसा वो करते थे, जैसे आधे अधूरे नाटक आप समझ रहे होंगे, वेस्टर्न ड्रेस है, वेस्टर्न कॉस्ट्यूम है, परंपरा भी उनकी है, लेकिन हम सिर्फ भाषा हिंदी बोल रहे हैं। जैसे मैं आपको एक अर्थ में समझाता हूं, क्या कोट पैंट पहनने से, पेन यहां लगाने से और हाथ में एक सिगार लेने से या सिगरेट लेने से क्या हम पाश्चात्य हो गए? हमारी मौलिक वृत्तियां तो लोक की हैं। आज भी आप देखेंगे तो उत्तर प्रदेश गांव में, अंचल में ऐसे बैठ के खाना खाते हैं, मौलिक प्रवृत्तियां वही हैं। अगर हम एक घर के बगल में भी कुछ हो तो बगल का कमरा है लेकिन उसको आवाज जब देंगे तो कहीं का पप्पू कहता हो, मतलब इतनी साउंड क्वालिटी उसकी, इतनी आवाज तेज होती है। तो ये लोक की वृत्तियां हैं। तो एक्चुअल में क्या हुआ, हमने वो थिएटर अपने ऊपर आरोपित किया जबकि वो थिएटर हमारा था नहीं, तो उसका प्रभाव लोक पर भी पड़ा। तो उसमें जो मूल रूप से आंचलिक लोकनाट्यों के समय डेवलप हुए वो थे प्रहसन प्रधान लोकनाट्य, जैसे तमाशा, हरियाणा का सांग या भवाई या नकाल या जम्मू कश्मीर का भांड पाथेर, भांड जश्न, हरण। क्लियर? और चौथा जो चरण था 1800 से आज तक, उसमें सबसे नवीन लोकनाट्य पैदा हुए। उसमें सिर्फ 2 लोक नाटकों का नाम आता है। एक है नौटंकी, आपने नाम सुना होगा, उत्तर प्रदेश के काफी लोग हैं, सर लखनऊ से हैं, परिचित होंगे। कानपुर अंचल, उरई, जालौन, कालपी, यहां से रिलेटेड झांसी तक जो है शिक्षक वृंद है, उन्होंने नौटंकी का नाम अवश्य सुना होगा। लेकिन नौटंकी मूल रूप से कोई विधा नहीं है। नौटंकी सांग का एक रूप है। सांग का संस्कृत थिएटर, जो मैंने आपको टाइम पीरियड बात की लगभग 7वीं 8वीं शताब्दी में, उसका नाम था सांगीत, जो कि गीत प्रधान है, सांगीत। क्लियर? सांगीत का अपभ्रंश बना सांग, जो हरियाणा का सांग। बाद में उसका और नाम
परिवर्तित हुआ, परिष्कृत हुआ, उसका नाम बना स्वांग, और उसकी दो धाराएं चली, एक रोहतक की तरफ हरियाणा में तो वो बना रोहतकी स्वांग, और एक मथुरा के पास में जगह है हाथरस, वो बना हाथरसी स्वांग। और उसमें एक कहानी ये मिलती है कि नत्थाराम शर्मा गौड़ ने कानपुर में नौटंकी शैली का आयोजन करवाया और स्वांग का आयोजन करवाया। स्वांग इतना पॉपुलर हुआ, इतना जबरदस्त हुआ कि उसको देखकर बहुत तारीफ हुई उनकी। तो लेकिन कहते हैं एक्टर को कभी कभी घमंड आ जाता है, तो उन्होंने बड़ी फटकेबाजी कर दी, तारीफ कर दी कि ऐसा सांग और कोई नहीं कर सकता। तो कानपुर के जो लोकल कलाकार थे उनके बात की मन में चुभ गई, उन्होंने कहा 1.5 महीने के भीतर हम इससे बढ़िया सांग करके दिखाएंगे। और उन्होंने सांग तैयार किया, और उसमें पहला नाटक जो था, उस नाटक की कहानी का नाम था राजकुमारी नौटंकी। राजकुमारी नौटंकी मुल्तान की एक राजकुमारी थी, और उसकी कहानी में आपको बड़ी ड्रामेटिक है। एक देवर होता है, उसकी भाभी होती है, और बड़ा स्मार्ट टाइप का लड़का होता है, गाने वाने में भी निपुण होता है, कलाओं में निपुण होता है। तो भाभी को कहता खाना लाओ, ये लाओ, तो भाभी कहती है इतना तुम जो एटीट्यूड दिखाते हो, ये चाहिए वो चाहिए, पनीर की सब्जी चाहिए, फलाना चाहिए, तो राजकुमारी नौटंकी को इंप्रेस क्यों नहीं कर लेता? तो उसको दिल पे लगती थी, देखता हूँ। तो वो जाता है, राजकुमारी नौटंकी का पता करता है कि भाई कैसी है, क्या है। तो मालूम चलता है कि उसकी दासी है, वो दासी से डेली पुष्पमाला बनवाती है, और नए नए डिजाइन की पुष्पमाला बनाती है। तो पुष्पमाला डिजाइन कर करके दासी को देने लगा, और दासी से उसने धीरे धीरे दोस्ती करी। फिल्मी कहानी आप पूरा देखना, सिनेमा जो आपका विषय सिनेमा भी है, 90% भारत का सिनेमा, बॉलीवुड सिनेमा, भारत की संस्कृत और भारत के लोक रंगमंच पर आधारित है। मैं आपको अभी उदाहरण दूंगा, मेरे से सवाल पूछ लेना। क्यों? इसका एक उदाहरण यही दे देता हूं। अगर भारत में टाइटैनिक फिल्म बनती, भारत में टाइटैनिक फिल्म सबने देखी होगी। टाइटैनिक में क्या होता है? ट्रेजिक, दुखांत होता है। दुखांत की परिकल्पना जो है वो ग्रीक की है। ग्रीक थिएटर, इडिपस, आपने अगर एक नाटक पढ़ा हो, नहीं पढ़ा हो तो पढ़ना कभी। इडिपस की कहानी ये है कि वो अपने पिता की हत्या करता है और मां से शादी करता है, उसके बच्चे होते हैं, श्राप होता है बेसिकली। तो वहां पर नाटक कुछ भी हो, अंत में कहानी का जो एंड होगा वो ट्रेजिक होगा, दुखांत होगा, सैड होगा। भारत में कुछ भी हो जाए, सुखांत होगा। कुछ भी हो जाए, अगर हीरो को 10-15 गोली घर गई तो चक्कू से गर्म होगी, और फिर यहां निकालेंगे और फिर बच जाएगा। किसी भी हालत में नहीं होगा तो मंदिर पर पहुंच जाएंगे, फिर घंटा बजाएंगे और भगवान से कहेंगे तू जिंदा कर, फिर थोड़ी देर बाद दीपक जल जाएगा। आप भारत की खबर आपने समझ देखी होगी, डीडीएलजे, दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे, फिल्म देखी होगी। उसमें सिमरन को मना करता है अमरीशपुरी, और सारी फिल्म में जद्दोजहद चलती है सिमरन के चक्कर में कि शाहरुख खान भाग रहा है, फिर गुंडे भेज रहा है अमरीशपुरी, फिर उसको पिटवा रहा है, सब कुछ हो रहा है। लास्ट में उसका हृदय परिवर्तन होता है और कहता है जा सिमरन जा, जी ले अपनी जिंदगी। तो जब तेरे को भेजनी थी तो पहले क्या देता, जा सिमरन जा, जी ले अपनी जिंदगी। समझ रहे? ये भारतीय अवधारणा, इसलिए मैं बात कर रहा हूँ। तो लोक रंगमंच आंचलिक जो कॉमेडी प्रधान वहां पर डेवलप हुआ, और नौटंकी राजकुमारी की मैं कहानी पर था। मुझे याद करा देना, बहुत सारे विषय याद रहना। तो कहां पे था पता चला कहीं और पहुंच गए, मालाएं बेचने लगा। हाँ, मालाएं बेचने लगा। बहरहाल वो पसंद हो गई, तो उसने कहा ये कौन बनाता था? मेरी सहेली है। तो रूप रख के, देखिए स्वांग, स्वांग का अर्थ होता है रूप रखना, नकल करना, मिमिक करना, कॉपी करना। तो रूप बदल के दासी का रूप बना के पहुंच जाता है, और बढ़िया अपनी कलाओं से, अपने नृत्य से, अपने संगीत से राजकुमारी नौटंकी को प्रभावित कर लेता है, इंप्रेस हो जाती है। और आखिरकार वही आप इंडियन फिल्म में मिथुन दा की 90% फिल्में, 90% फिल्में हीरोइन जो होगी वो अमीर बाप की होगी, रईस घर की होगी, और ये कोई लेबर क्लास का आदमी होगा, कुली होगा या झाड़ू लगाता होगा, कुछ होगा। और अमीर लड़की की इसकी खुददारी पे इसका दिल आ जाएगा, फिर इसका बाप कहेगा चेक ले ले, मेरी बेटी का पीछे छोड़ दे, कहता प्रेम में नहीं होगा, अपन खरीद होते ले लेते 2-4 करोड़ खत्म करो। लेकिन नहीं, वो भारतीय सिनेमा है, बॉलीवुड सिनेमा है, इसलिए उसमें वो चलता है ना, ये सब चलेगा, एक्सेप्ट होगा। रियल में ये नहीं होता। हम लोग एक्सेप्ट करते, ब्रह्मा के 4 मुंह हैं, इधर गए, उसमें गायब हो गए, पुनर्जन्म हो गया, उसको याद कराई तो मर गया, मतलब उसको 4-5 गोलियां लग चुकी हैं, ऑलरेडी मर चुका है। लेकिन वो उसकी माँ का नाम लेगा कि तेरे पापा के साथ ऐसा हुआ था, तेरे पिता के साथ ऐसा, फिर उठाएगा, फिर मारेगा उन लोगों को। ये भारतीय, आप समझना, क्योंकि हमारा पूरा का पूरा जो कंसेप्ट है वो इसी पर आधारित है। बहरहाल कहां पर था? नौटंकी राजकुमारी, तो इंप्रेस कर लिया। आखिरकार उसको मालूम भी चल गया कि ये वो है लड़का, और वो शादी के लिए तैयार हो जाते हैं, लेकिन जो सुल्तान होता है वो मना कर देता है, और आखिरकार जद्दोजहद के साथ उनकी शादी होती है। तो ये कहानी जो है वो इतनी पॉपुलर हो गई, इतनी पॉपुलर हो गई कि उसके बाद कोई भी स्वांग का मेंशन हुआ
चाहे वो डाकू सुल्ताना का हो, चाहे किसी अमर सिंह राठौर का हो, लेकिन सब अच्छा क्या नौटंकी देखने जा रहा, नौटंकी देखने जा रहा, तो नाम उसका प्रचलन नौटंकी पड़ जाए। एक कहानी। दूसरी कहानी मिलती है कि जब इसकी फीस रखी गई, टिकट चलते थे उस समय, तो 9 टका रखी गई, इस कारण इसका नाम नौटंकी पड़ा। तीसरा कहते हैं कि एक बहुत बड़े नक्कार वादक थे कानपुर के, वो 9 नगाड़े, नगाड़े इसका मूल वाद्य यंत्र होता है, 9 नक्कारे एक साथ बजाते थे, इस कारण नौटंकार के कारण इसका नाम नौटंकी पड़ा। तो मूल रूप से ऐसी बहुत सारी कहानियां भारत के इसमें गुथी हुई है और ये रंगमंच को उसको आगे बढ़ा रही है। तो लोक रंग, और इसी की तरह एक बिहार में भी लोक नाट्य है जिसका नाम है विदेशिया। विदेशिया को पॉपुलर करने का श्रेय जाता है विदापत आपके भिखारी ठाकुर को। और भिखारी ठाकुर एक जो कीर्तन नाट्य की परंपरा है उसी का एक नया फॉर्म है आपका विदेशिया। और उसकी भी कहानी बड़ी रोचक है। तो उसका जो पति है वो कलकत्ता चला जाता है, विदेशिया, विदेश, कलकत्ता उनके लिए विदेश है, और वहां जाने के बाद किसी दूसरी महिला के अफेयर में फंस जाता है और वो उसको याद करती है, फिर विरह के गीत गाती है और वो गीत जन जन तक पॉपुलर हो गए। 2 पंक्तियां सुनाता हूं, वो भी गला पर ठीक नहीं है। कासे कहूं मैं दर्दिया हो रामा पिया परदेस गए, सुलहो सिंगार करके अंगना में ठाड़ी, 16 श्रृंगार करके अंगना में ठाड़ी, सिसके टरिया कूके कोयलिया, पतियों न भेजे राम लिपटन गनवा, रात जैसे हो रात जैसे कारी नगनिया हो रामा पिया परदेस गए, पिया परदेस गए। अंगना में ठाड़ी हूं, कोठे पे वहां खड़ी हूं, उनको देख रही हूं और रात कैसे लग रहा है, नागिनी की तरह लग रहा है। तो विरह इतना मतलब अद्भुत, जैसे गोस्वामी तुलसीदास अपने टाइम पीरियड में पॉपुलर हो गए, उसी तरह से ये लोक के जैसे जो वैल्यू कालिदास की संस्कृत साहित्य में है वही बुंदेलखंड में ईश्वरी की है, वही भिखारी ठाकुर की बिहार में है, वही आपके हरियाणा में दादा लक्ष्मी चंद की है। तो ये रीजनल, ये सभी मिलकर भारत के रंगमंच को बनाते हैं। तो रंगमंच की 2 धाराओं की मैंने आपसे बात की, एक संस्कृत रंगमंच जिसमें भास के 13 नाटक, उरुभंगम, कणभारम, दूतवाक्यम, दूतघटोत्कच, स्वप्नवासवदत्तम, प्रतिज्ञा यौमद्राण, ये सब उनके नाटक है। फिर कालिदास के अभिज्ञान शाकुंतलम, विक्रमोर्वशीयम, मालविकाग्निमित्रम, 3 इनके महाकाव्य है, रघुवंशम, मेघदूतम, कुमार संभवम। फिर भावभूति का उत्तर रामचरितम, मालती माधवम और महावीर चरितम, ये इनके प्ले है। फिर इसके बाद अश्वघोष, विशाल दत्त, मुद्रा राक्षस, ये सब संस्कृत का एक टेम्पो। और इन्हीं की कहानी अगर आप मालती माधव पढ़े तो मालती माधव पूरी की पूरी कहानी गोविंदा की कई फिल्में आपको मिल जाएगी। तो एक हीरो है, हीरो का एक सहायक हीरो है जॉनी लीवर। जॉनी लीवर है आपका वो आओ, हाँ, जो शक्ति कपूर, पूरा का पूरा ड्रामा सीक्वेंस वही से, और दोस्तों उसकी मदद कर रहा है, सारा संस्कृत थिएटर से कॉपी किया हुआ है। आप एक फिल्म देखिए अगर, उत्सव देखिए, शेखर कपूर की, शेखर सुमन की है, गिरीश कर्नाड जी ने डायरेक्ट किया, नहीं है तो देखिए पूरी की पूरी फिल्म संस्कृत नाटक मृच्छकटिकम पर आधारित है, मृच्छकटिकम की कहानी है। क्लियर? तो संस्कृत नाटक ये हुआ। फिर इसके बाद लोक रंगमंच में धाराएं, पहला संस्कृत नाटक कुडियट्टम, दूसरा भक्तिकालीन, रामलीला, रासलीला, जात्रा, ये सब। तीसरा इसके बाद आपका आंचलिक लोक नाट्य जिसमें कॉमेडी वाले जैसे तमाशा, भवाई, नौटंकी, स्वांग, ये सब आधुनिक नाटक में आपके ये सब आते हैं। चौथा चरण आता है आधुनिक रंगमंच का। आधुनिक रंगमंच में लगभग 3 प्रकार के थिएटर डेवलप होते हैं भारत में। एक थिएटर होता है जो अंग्रेजों का थिएटर है, बिल्कुल एज इट इज शेक्सपियर की कंपनियों का ड्रामा हुए और शेक्सपियर के ही नाटक किए, अंग्रेजी में ही किए। उसी को देख के हिंदुस्तानी लोगों में रंगमंच की भावना जागी, और चूंकि संस्कृत थिएटर के लंबे समय से नहीं हुआ था, लोक रंगमंच बिल्कुल आंचलिक क्षेत्रों में हो रहा था। लोक रंगमंच को समझने का सबसे अच्छा तरीका अगर मैं 2 लाइन में कह दूं, क्षेत्रीय और जनप्रिय नाट्य शैलियों को लोक नाटक के नाम से संबोधित किया जाता है। अंग्रेजी के शब्द फोक ड्रामा से उधार है, और आपने देखा होगा कि गांव में बंजारा गा गा के चूड़ियां बेचता है, मदारी डमरू का खेल दिखाता है, सपेरा सांप का खेल दिखा रहा है, जादूगर जादू का खेल दिखा रहा है, और गली नुक्कड़ चौराहे पे दिखाते हैं। कहीं भी अपने आप एक प्रकार का मंच बन जाता है, छोटे छोटे बच्चे आगे आ जाएंगे,
बड़े पीछे हैं और आप में बड़ा ड्रामा करते हो। आप देखेंगे कि मुट्ठी बांध लो, अगर किसी ने देखा मुट्ठी बांध लो, मुट्ठी बांध लो, ये मर जाएगा भैया, तोता बन गया, ये 10-10 रुपए निकालो, पूरा एक ड्रामा एक सीक्वेंस में होता है। उन्हीं में धीरे धीरे हमारी कहानियों को रोपित कर दिया गया, धीरे धीरे स्वरूप बदलता चला गया। ये भारत के पूरे रंगमंच की एक अवधारणा है। और आधुनिक समय में एक थिएटर और सुना होगा आपने, पारसी थिएटर। पारसी थिएटर राधेश्याम कथावाचक, आगा हास्य कश्मीरी, है ना, ये आप जो मैं आपको नौटंकी की कहानी सुना रहा हूं, ये लगभग पारसी थिएटर से प्रभावित हुई थी। तो पारसी वो मेलोड्रामेटिक, उसमें पैसा था बेसिकली। कमर्शियलिज्म अगर थिएटर में कहीं आया, थिएटर में पैसा कहते हैं ना, थिएटर में पैसा नहीं है। सिनेमा जो आप लोग पढ़ेंगे, सिनेमा देखेंगे, सिनेमा में पैसे और व्यवसाय का पूरा अप्रोच और पूरा का पूरा कंसेप्ट पारसी थिएटर से लिया। आप कल्पना करेंगे, पारसी थिएटर लगभग 1800 के आसपास हो रहा था, और उस समय एक राइटर की फीस कितनी थी आपको मालूम है? आप कल्पना कर सकते हैं। जिस समय एक आने में 16 करोड़ गुण आता था, उस समय 800 रुपए मिलते थे, आज के लगभग 80 लाख। आप समझिए कमर्शियलिज्म। जब शो करने अगर पटियाला जा रहे हैं या लाहौर जा रहे हैं तो पूरी की पूरी ट्रेन बुक होती थी, और जो हीरोइन होती थी उसके लिए पूरी एक सिंगल बॉगी बुक होती थी, उसकी मम्मी उसके साथ में जाती थी, और 2-3 कुत्ते भी जाते थे। तो आप जो ग्लैमर देख रहे हो ना सिनेमा का, वो ग्लैमर पारसी थिएटर से आया। और उसके बड़े बड़े नाटककार पृथ्वीराज कपूर, बलराज साहनी, आपको हबीब तनवीर और भी बड़े, आकाश कश्मीरी, विनायक तालिब बनारसी, पंडित राधेश्याम कथावाचक, और तमाम नाम है। और वो सब उनकी परंपराओं को, दीवार, गद्दार और डाकू सुल्ताना और इत्यादि प्रकार के, उसमें बड़े, उसमें भी और ड्रामेटिक है पूरा। जो आप राधेश्याम कथावाचन शैली जैसे मैंने आपको सुनाया कि किसने समुद्र में जल फेंका, किसने किया है पाप, किसने तुझे पैदा किया, कौन है तेरा बाप। अब ये संवाद है, इसको गा के भी आप कर सकते हो। किसने समुद्र में जल फेंका, किसने किया है पाप, किसने तुझे पैदा किया, कौन है तेरा बाप। तो दूसरा आएगा, मैंने समुद्र में जल फेंका, मैंने किया है पाप, और मैंने तुझे पैदा किया, मैं हूं तेरा। ये संवाद। इसी तरह से फिर आधुनिक रंगमंच की शुरुआत। अब जाते हैं पश्चिम। पश्चिम में ग्रीक थिएटर से मूल शुरुआत मानते हैं, जिसकी पूरी की पूरी अवधारणा, पूरी की पूरी अप्रोच ट्रेजिक थी। इसमें मूल रूप से नाटक कुछ भी हो और डेस्टिनी, नियति पर बताया गया, और अंत में नाटक दुखांत होगा। तो जो मैं टाइटैनिक की बात कर रहा था, अगर टाइटैनिक फिल्म वेस्टर्न कंसेप्ट में बनी तो हीरो और हीरोइन का मिलन नहीं हुआ, लेकिन भारतीय परिप्रेक्ष्य में बनती और भारत के सुखांत दृष्टिकोण से बनती तो अमिताभ बच्चन बम्बू गाड़ के जहाज पलटा लेते और बाकायदा उनका मिलन होता। और इस एक फिल्म का उदाहरण दे रहा हूं जिसमें दोनों धाराएं हैं, शोले फिल्म में हेमा मालिनी और धर्मेंद्र का मिलन भारतीय सुखांत, और अमिताभ बच्चन जया भादुड़ी का मिलन नहीं हुआ, दुखांत। पहले हफ्ते फिल्म फ्लॉप हो गई, पब्लिक का यही कहना था, अरे यार उनको मिला दिया, इनको मिला देते, क्या जा रहा था तुम्हारा। लेकिन नहीं, कुछ रचनात्मक प्रयोग होते हैं, और धीरे धीरे हमने भी कथारसिस, जिसको बोलते हैं कंसेप्ट है कथारसिस, इल्यूजन, जो हमारे यहाँ सुखांत है भारतीय दर्शन, रसानुभूति, रस सिद्धांत, और वहां पर कथारसिस मेडिकल साइंस के शब्द से आया, जिसका अर्थ होता है पोस्टमार्टम करना, चीरफाड़ करना। मतलब आपको अंदर से इतना प्रेरित कर देंगे कि आपके आंसू आने लगे। अगर नाटक देख के, सिनेमा देख के आपके आंसू आए तो आपका मन पवित्र होगा, ऐसा ग्रीक कंसेप्ट थिएटर का कहना है। और मूल रूप से आप देखेंगे कि जैसे भारत के सिनेमा में बहुत शुरुआत में इस्तेमाल हुई, दोस्ती फिल्म देखी होगी। मतलब गरीब घर का बच्चा है, उसकी माँ बीमार है, बहन की शादी नहीं हो रही, और मेडिकल पर दवाई लेने जाता है, दवाई के पूरे पैसे देंगे, फिर वो दवाई उठा के भागता है, इतने में पकड़ते उसके हाथ पे लग देते, तेरा बाप चोर। और फिर जैसे घर में पहुंचता है, दीपक बुझ जाता है, मान पड़ेगी। मतलब सारी दुनिया का जो कष्ट है विचार उस पर ही है, क्योंकि आपको इतना संवेदनशील कर दे कि वो आपको कथारसिस भावनाओं में ले जाए। तो ये मूल रूप से भारतीय ड्रामा का ही कंसेप्ट है। फिर इसके बाद वेस्टर्न में ग्रीक के बाद रोमन थोड़ा अभद्र, अश्लील, बेतुका हो चुका था, जिस कारण लगभग 500 साल थिएटर बंद रहा। फिर उसके बाद मध्यकालीन रंगमंच, उत्तर मध्यकालीन, पूर्व मध्यकालीन, उत्तर मध्यकालीन, इसमें धार्मिक थिएटर शुरू हुआ। जैसे हमारे भक्ति आंदोलन है,
इसी तरह से वो घूम घूम के अपनी ईसा मसीह, जीसस क्राइस्ट, इनकी कथाओं, फिर उसके बाद उनके जो बड़े प्रतापी राजा हुए, ग्लेडिएटर है या स्पार्टा है ना, उनकी कहानियों का मंचन हुआ। फिर उसके बाद आ गए वो शेक्सपियरियन के समय, 16वीं शताब्दी, जहां शेक्सपियर का दौर रहा और उसमें बहुत ज्यादा नाटक हुए, जिसमें शेक्सपियर ने ट्रेजेडी, कॉमेडी और ट्रेजिक कॉमेडी दोनों को मिला के नाटक लिखे, जिसमें ग्रीक का भी प्रभाव था, रोमन का भी प्रभाव था और अपना भी प्रभाव था। फिर 19वीं शताब्दी का एक रंगमंच डेवलप हुआ, इसमें बहुत बड़े एक नाटककार और बहुत बड़े थिएटर डायरेक्टर हुए, जिनका नाम आपको जानना चाहिए, भले ही आप किसी भी विषय से हो, जिनका नाम है रशिया के कॉन्स्टेंटिन स्तानिस्लावस्की। कॉन्स्टेंटिन स्तानिस्लावस्की, उनका इतना ही लिख लो अगर, स्तानिस्लावस्की, STANISLAVASKI, स्तानिस्लावस्की। ये रशिया के थे और उन्होंने एक थिएटर का कंसेप्ट दिया, मैजिक एक्ट और मेथड एक्टिंग। तो थिएटर में आप रियलिज्म देख रहे हैं ना, मतलब जिसमें सिनेमा में इरफान खान की एक्टिंग देख रहा हूं और आप नसीर साहब की एक्टिंग देख रहे हो, ओमपुरी साहब की एक्टिंग, चरित्र में खो जाना, मतलब आप दिखना नहीं चाहिए कि आप अभिनय कर रहे हो। अभी तक भारत का एक्टिंग हो, जैसे भारत की एक्टिंग को हम समझे, तो भारत के एक्टिंग में तो कुछ है ही नहीं, आपको देखा जाए तो वस्तु और सेट कॉस्ट्यूम का कोई दर्शन नहीं है। शकुंतला आई या दुष्यंत आया और दुष्यंत ने कहा, अरे वाह, मैं तो उपवन में पहुंच गया, कितनी सुंदर पुष्प लता है, सबको मालूम ऊपर पंखे टंगे हैं, दर्शकों को भी मालूम है, लेकिन उसने कह दिया कि मैं उपवन में हूं, पुष्प लता, और वो देखो वो मेरी शकुंतला कितनी सुंदर लग रही है, सारे दर्शक अपनी अपनी शकुंतला समझने लगे। ये भारतीय दर्शन, इमेजिनेशन का प्रतीकात्मक है। रियलिज्म मतलब टू क्रिएट द इल्यूजन ऑफ रियलिटी, इतना भ्रम पैदा कर दो कि वो असली लगे। तो मारने के लिए सॉस लगाएंगे, मारने के लिए नकली चाकू बनाएंगे, चीरफाड़ करेंगे, ये सब यथार्थवाद रह गया। उससे पहले भारत के भी और पाश्चात्य में भी ये परंपरा नहीं थी, इसलिए स्तानिस्लावस्की फादर ऑफ रियलिज्म माना जाता, फादर ऑफ रियलिस्टिक एक्टिंग। और इसमें एक बहुत बड़े ड्रामेटिस्ट हुए, नाटककार हुए, हेनरिक इब्सन, अंग्रेजी के प्ले राइटर, आपने नाम सुना हो, हेनरिक इब्सन। उनको कहा जाता है फादर ऑफ रियलिस्टिक प्ले राइटिंग। तो आप जितने भी यथार्थवादी नाटक देखते हैं वो उनके चरण में है। फिर 20वीं शताब्दी आई। 20वीं शताब्दी में जो हमारी थिएटर इन एजुकेशन को लेकर बहुत ज्यादा जानने की जरूरत है, बर्टोल्ट ब्रेख्ट। बर्टोल्ट ब्रेख्ट एक थिएटर का कंसेप्ट देते हैं, एलिनेशन। एलिनेशन को हिंदी में बोलते हैं अलिप्तीकरण। अब अलिप्तीकरण को थोड़ा समझिए, आप लोगों के बहुत काम की है और बच्चों के थिएटर एजुकेशन में बहुत महत्वपूर्ण टूल है। 2-3 नाम लिख लो पहले। एक बर्टोल्ट ब्रेख्ट, थ्योरी ऑफ एलिनेशन, BARTOLT, बर्टोल्ट, BRECHT। कई लोग इनको बर्टोल्ट ब्रेख्ट भी बोलते हैं, कई लोग बर्टोल्ट ब्रेख्ट भी बोलते हैं, ठीक है। बर्टोल्ट ब्रेख्ट, थ्योरी ऑफ एलिनेशन, और इनके थिएटर का कंसेप्ट है एपिक थिएटर, EPIC, एपिक थिएटर। इसके बाद आगस्तो बोल, एक फॉरम थिएटर दिया इन्होंने, फॉरम थिएटर जो थिएटर में एजुकेशन में बहुत यूज होता है, आगस्तो बोल। फिर भारत का नुक्कड़ नाटक, जिसमें थिएटर इन एजुकेशन के लिए हम काम करते हैं। भारत का लोक रंगमंच, जो हम इनके कंसेप्ट को लेकर काम करते हैं। क्लियर? अब सबसे पहले बर्टोल्ट ब्रेख्ट की बात करते हैं। बर्टोल्ट ब्रेख्ट का कंसेप्ट क्या था कि आप ड्रामा कर रहे हो और यथार्थवाद में जा रहे हो, लेकिन जैसे फॉर एग्जाम्पल एक उदाहरण लेते हैं, सीता जी और राम का दृश्य चल रहा है और राम जी सीता जी का परित्याग कर रहे हैं कि जाइए, क्योंकि धोबी ने ऐसा ऐसा कहा और मुझे लोक श्रुति से ऐसा ऐसा सुनने में आया और मैं तुम्हारा परित्याग कर रहा हूं। जैसे ही वो संवाद पीक पे है, दर्शकों के आंसू आने वाले हैं और बोल रहा है कि नहीं, अब जाओ सीते हो, मैं तुम्हारा परित्याग करता हूं, इतने में वो कैरेक्टर छोड़ देगा और ऑडियंस से इंटरेक्ट करने लगा, क्या ये जो राम कर रहा है वो ठीक कर रहा है? समझ रहे मेरी बात? कैसे ऐसा करना चाहिए। इसी तरह से सीता एकदम पीक पे अपने कैरेक्टर में जाएगी, वही कैरेक्टर ब्रेक कर देगी। तो ये क्वेश्चन आंसरिंग सेशन शुरू हो गया। मतलब दर्शक भावनाओं में ना बहे, बल्कि भावनाओं का मूल्यांकन करे कि आखिर जो कंडीशन हो रही है उसके पीछे कारण क्या है। तो थिएटर में बहुत महत्वपूर्ण कंसेप्ट था। और भारत के लोकनाट्य में यह होता है, कैसे होता है आपको मालूम है? आपने रामलीला देखी है? देखी है लगभग सबने? रामलीला देखी है ना? रामलीला सब चल रही है और रामलीला में बोला है, हे खग मृग हे मधुकर्षणी तुम देखी सीता मृगनयनी, और इतने में बोल रहा है, इतने में पब्लिक आई और पैसे दिए। सरपंच साहब ने
मंडली को 500 रुपए दिए हैं, मंडली धन्यवाद अदा करती है, और जैसे धन्यवाद करेंगे जेब में डालेंगे है मधुकर श्रेणी, और वहीं से फिर शुरुआत हुआ। तो हुआ एलिमिनेशन के लिए हुआ, स्विच ऑन स्विच ऑफ ब्रेक। तो थिएटर ऑफ ये आपको एलिमिनेशन का कंसेप्ट है, अलिप्तीकरण मतलब लिप्त नहीं होना। चरित्र और प्रेक्षक दोनों में समान अंतर है, ये थिएटर एंड एजुकेशन में बहुत महत्वपूर्ण कंसेप्ट बाद में काम आया। इसके बाद इसी तरह से थिएटर है अगस्तोबोल का फोरम थिएटर, वो भी एक प्रकार के मैसेजफुल जो कंटेंट है उनको लेके बात करता है। क्लियर? चलिए, ये थी लगभग ओवरव्यू ऑफ थिएटर की हमने परिचर्चा की, जिसमें रंगमंच की बात की, रंगमंच के इतिहास की बात की, विशेष रूप से भारतीय रंगमंच, पाश्चात्य रंगमंच, और एक ऐसा भी मत कहते हैं कि जो नहीं मानते, जैसे हम हमारी भारत के देखोगे तो कहानी मिलती है नाट्यशास्त्र में कि ब्रह्मा जी के पास देवतागण गए और देवतागण कहते हैं कि आप कोई ऐसा क्रीडा बनाइए, खेल या मनोरंजन का साधन बनाइए जो सबके लिए लाभदायक हो, क्योंकि उस समय तक जो वेद थे पढ़ने के लिए वो सिर्फ ब्राह्मण या क्षत्रिय राजपुत्रों को ही पढ़ाया जा रहा था, सबके लिए लागू नहीं थे। तो उन्होंने कहा चारों वेदों का स्मरण करके एक पंचम वेद बनाया जिसको नाट्यशास्त्र कहा गया। तो चारों वेदों से उन्होंने ऋग्वेद से पाठ्य लिया, सामवेद से संगीत लिया, यजुर्वेद से अभिनय लिया और अथर्ववेद से रस लिया, और चारों वेदों को मिला के पंचम वेद बनाया। और पंचम वेद क्यों कह रहे हैं? क्योंकि एक ऐसा अकेला ग्रंथ है जो पढ़ने से ज्यादा खेलने पर जोर लगाता है। तो थिएटर एजुकेशन का मूल कंसेप्ट यही है कि पढ़ाओ नहीं, खेल खेल में सब समझाओ। तो मूल रूप से नाटक की जो संरचना है, अंधेरे नगरी आपने नाटक पढ़ाओ, अंधेर नगरी आप नाटक दिखा दीजिए, बच्चों को भी उतना ही जबरदस्त मैसेज देता है जो वो 5 साल और 10 साल का हो, और एक इंटेलेक्चुअल आदमी बैठा है जिसका मतलब बौद्धिक दृष्टि अद्भुत है, उसके लिए भी उसी असर करेगा। मतलब आदमी की व्यक्ति के लेवल के हिसाब से नाटक असर करता है। नाटक एक आदमी के लिए एक डोज पर काम नहीं करता, मतलब जैसा व्यक्ति का दृष्टिकोण उस हिसाब से। मतलब कितनी बड़ी बात कह रहा है कि अंधेर नगरी चौपट राजा टके से भाजी टके से खा गया। मतलब हर चीज की वैल्यू टका है। मतलब जो महान विद्वान पंडित चाणक्य है उसकी भी वैल्यू टका है, और जो बिल्कुल धूर्त अज्ञानी मूर्ख है उसकी भी वैल्यू टका है। तो कितना बड़ा व्यंग है, सैटायर है समाज के ऊपर, आज भी उतना ही प्रासंगिक है जितना था। बाल नाटक का सबसे ज्यादा मंचित किया जाने वाला कोई नाटक है तो वो अंधेर नगरी है, और जितनी ज्यादा शैलियों में मंचित किया जाने वाला कोई नाटक है वो भी अंधेर नगरी है। क्लियर है? तो हम लोगों ने पूरे ओवरव्यू थिएटर की बात की। अब आपके मन में कुछ सवाल हो वो पूछिए, उसके बाद हम आगे जाएंगे। यहां मैं 2-3 चीजें और बताता हूं, जैसे कुछ शैलियों की बात करते हैं, जैसे सर ने कहा था। तो एक तो मैंने आपको शैली बताई संस्कृत थिएटर। संस्कृत थिएटर मूल रूप से आंगिक प्रधान होगी। आंगिक प्रधान आप समझेंगे, भरतनाट्यम है, कथक है, मतलब मुद्राओं का प्रयोग ज्यादा होगा। जैसे एक उदाहरण देके समझा देता हूं। शांडिल्य, अरे कहां गया? अज्ञान के अंधकार से घिरे हुए व्यक्ति ऐसे ही होते। यौवन है, बल है, रूप है, फिर भी इसे नश्वर संसार के दोष दिखाई नहीं देते। बड़े पुण्य से मानव देह मिली है, तभी से इसे अहंकार हो गया। अरे ये शरीर तो रोगों की खान, बुढ़ापा और मृत्यु इसके सिर पर मंडराते रहते हैं। ये तो विषय नदी के तीर का वृक्ष है। समझिए ना? तो बॉडी भी साथ जाएगी, संवाद भी साथ जाएंगे, मुद्राएं भी साथ जाएंगी, आंगिक अभिनय प्रदान होगा। ये संस्कृत थिएटर है। लोक थिएटर 2 प्रकार का होता है। एक लोक वाला जो मैंने आपको बताया, रामलीला, नौटंकी, रासलीला। एक छाऊ को फॉर्म आ गया है ना, कुडियट्टम, एक्सप्रेशन ओरिएंटेड, वाचिक अभिनय प्रदान हो गया। इसी में वेस्ट की कुछ फॉर्म आई, जैसे माइम, मुंह का अभिनय उसे बोलते हैं। आपका आज का टास्क है ना? तो माइम मूल रूप से क्या होता है कि बोलना कुछ नहीं है, बोलने की जगह रहेगा म्यूजिक या डायलॉग या बैकग्राउंड म्यूजिक, जिसको दरबारान भी कहते हैं। लेकिन आपको एक्सप्रेशन से सब समझाना है। तो चेहरे के हाव भाव, अब उसमें मूल रूप से जो आपका वॉक रहता है ये आ गया, या आपको आभास कराना है कि आप हो कि नहीं हो। तो ये भी एक प्रकार का आंगिक अभिनय है जो संस्कृत थिएटर का। तो एक माइम की भी मूल रूप से भारत की परंपरा नाट्यशास्त्र की है, लेकिन ये पश्चिम से जनक है। तो आजकल मिला के दोनों प्रवृत्तियों में मुकाबला होने लगा है।
इसके अलावा मैंने आपको बटोल ब्रेक का बताया। नुक्कड़ नाटक आपने देखे होंगे, नुक्कड़ नाटक देखे, गली नुक्कड़ चौराहे खेत खलियान में कैसे भी किए जाते हैं, वो नुक्कड़ नाटक की एक विधा है। लोक रंगमंच की विधा हो गई, एक संस्कृत थिएटर की विधा हो गई, एक आपका एक्सपेरिमेंटल थिएटर भी आजकल बहुत हो रहा है। एक्सपेरिमेंटल जैसे मैं कोई एक इमेज जैसा बनाने की कोशिश करूं, मतलब जैसे आपको एक उदाहरण देता हूं। आप लोगों ने रॉक स्टार फिल्म देखी है? रॉक स्टार फिल्म में जब वो एक वेदना और संवेदना में गिरता है और लेटा हुआ है और सामने गिटार जल रहा है, दृश्य याद है? गिटार जल रहा है, वो दृश्य अपने आप में कुछ कह रहा है, वो विजुअल इफेक्ट है। ये थिएटर का विजुअल सिनेमा, वो थिएटर से ही लिया है। तो हम ऐसा दृश्य बिंब पैदा करें जो अपने आप में कुछ अभिव्यक्त कर रहा हो। जैसे मैं आपको मैं यहां पर पॉलीथीन ले लूं और पॉलीथीन में अपने आप को बंद कर दूं और उसके ऊपर रेड कलर डाल दूं रोली घोल के और ऐसे बैठा हूं, बताओ आपके दिमाग में क्या जाएगा? संभवतः किसी महिला का रेप हुआ है या उसका बलात्कार हुआ है या शील भंग हुआ है, लेकिन डायरेक्ट नहीं कहा मैंने, एक विजुअल इमेज के माध्यम से कुछ कहने की कोशिश की। तो ये प्रकार का भी एक थिएटर हुआ है, दिस इज कॉल्ड एक्सपेरिमेंटल थिएटर। अलग अलग प्रकार के प्रयोग होते हैं, लोक में भी होता है, शास्त्रीय में भी हो रहे हैं और विदेशों में भी हो रहे हैं। अब आपके मन में कोई सवाल हो तो प्लीज, समझ आता होगा, लेकिन हम प्रैक्टिकल करेंगे, है ना? ठीक लग रहा है? समझ आ रहा है? सर ने बोला था वैसे मैं पूरा प्रयोग पर ध्यान देता हूं, लेकिन सर ने कहा था थोड़ा सिद्धांत बता दें क्योंकि 5 दिन तो आने ही जी। कोई सवाल आपके मन में? सर टीचिंग में कैसे इसको लाएं? बहुत बढ़िया, चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले नाट्य शिक्षा का मूल उद्देश्य क्या है? आत्म चेतना की वृद्धि, मन शरीर आवाज में समन्वय समानुभूति। अब देखिए कैसे कोई भी व्यक्ति जो है या जो बच्चा है उसके पास 3 टूल होते हैं, बॉडी, वॉइस और माइंड। माइंड हमारा पढ़ने से, ऑब्जर्वेशन से, कंसंट्रेशन से, इमेजिनेशन से आता है, और शरीर और आवाज, क्योंकि आप नाटक, अभी मैं आपको एक्टिविटीज करा लूंगा, अभी आपको समझ में जाएगा, उदाहरण देकर समझा देता हूं। चलिए मुझे लगता है प्रैक्टिकल शुरू कर लेते हैं, इसके बाद फिर आपको समझाते तो ज्यादा रिलेट करेंगे आप लोग। सर जैसे ये पीपीटी है, आप ग्रुप में हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, कोई दिक्कत नहीं, बिल्कुल शेयर हो जाएगा। चलिए एक काम कीजिए, सभी खड़े हो जाओ, थोड़ी चेयर पीछे कर दो। ये क्या हम बाहर चल सकते हैं? बात ज्यादा ठीक रहेगा तो पूरा खुल जाएगा। चलिए बाहर चलते हैं। अंदर ही है, इसमें आइए आइए, जल्दी आ जाइए।